नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज ये प्रश्न सामने खड़ा हो रहा है, क्या भारत अगले 5 और 6 साल में $10 ट्रिलियन जीडीपी की इकोनॉमी बन जाएगा? कभी ये बात होती थी जो कि बिल्कुल सुपरस्टार, रॉक स्टार, जो आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम साहब, कहते कि 5 ट्रिलियन पहुंचना एक ऐसे सपने की तरह है जो कि संभव ही नहीं है। वो एक अलग समय था, वो एक अलग असेसमेंट था, और उनको ऐसा माना जा रहा था कि ये महाशय अगर आरबीआई के गवर्नर नहीं रहेंगे तो देश कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। उस समय क्या पोजीशन थी? उस समय भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन से कम थी। तो आज $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बारे में दुनिया भर के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं और इन्वेस्टिंग फंड हैं, उनके सीईओ हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बैंक हैं, इस तरह के सारे एडवाइजरी ग्रुप हैं, वो कह रहे हैं कि भारत की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 7 और 8% के आसपास, जो कि दुनिया में दूसरी नहीं है। चीन अपनी एक ऊंचाई को प्राप्त कर चुका है और विभिन्न कारणों से और उसकी कई तरह की खामियों और बदनामियों के कारण से वहाँ से लोग शिफ्ट होकर भारत आ रहे हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी अगर हिम्मत, सबसे बड़ी अगर उसकी शक्ति ये युवाओं में है और डाइवर्स और एक तरह का पूरा जो एंटरप्रेन्योरियल बेस है उसमें है। तो इसके साथ में ये भी है कि हमारे जो नेता लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, टीवी के एंकर हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन पे जो समाजवाद और वामपंथ का भूत है, उसने देश को पीछे रखने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसके अंदर ये फिर से याद दिलाना आवश्यक है कि स्वतंत्रता के समय 1947 में पश्चिम बंगाल भारत की जीडीपी में 25% से अधिक का कंट्रीब्यूशन सहयोग देता था, लेकिन आज 5% से कम है। उसको नष्ट किया है बहुत ही जतन से, बहुत ही मेहनत से, वायलेंस के जरिए वामपंथियों ने, उन्हीं वामपंथियों ने जिन्होंने भारत के इतिहास की ऐसी की तैसी करके धर दी है और उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या पढ़ाया है। और फिर साथ में वामपंथ का साथी या कि उसका रास्ता समाजवाद, उसने यूपी में क्या हाल किया था 1990 के बाद में, 14, 15 और 17 तक। फिर भी 8 साल में यूपी उभर गया है। उत्तर प्रदेश को कभी उत्तर प्रदेश किया जाता था। और बिहार की तो हाल क्या थी, हम सबको मालूम है कि बिहार में अब परिवर्तन आ रहा है। जंगल राज की संभावनाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। तो आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, वामपंथ ने बंगाल को की जो औद्योगिक शक्ति थी, क्षमता थी, इंडस्ट्रीज थी, उनका क्लस्टर था, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, पहले दर्जे की कंपनियां थी, उनको ग्रेवयार्ड में या कि औद्योगिक शमशान में बदल दिया 1960-70 के आते आते। तो इससे कितना बड़ा धक्का लगा है इस देश को। यानी कि वो प्रदेश जो बंगाल रहता, वो आज भी रहता तो कितनी बड़ी बात होती, लेकिन उन्होंने तो नष्ट कर दिया। उन्होंने एक औद्योगिक समूह के बहुत ही प्रतिभाशाली जो है वो उसके सदस्य को कलकत्ता की सड़क पे करीब करीब नंगा दौड़ाया है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि इस पे चर्चा होती नहीं है, क्योंकि मीडिया में भी कई तरह के अनुराग, वामपंथ का अनुराग और समाजवाद का अनुराग, ये देश का जो कहते हैं कि आपकी इंटेंशन तो गुड है लेकिन आपका ग्लेशियल इंटेंशन मतलब एक्टिविटी है। तो भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है और दूसरे जो इंटेलेक्चुअल हैं और इवन नेता नाले भी हैं सभी तरह के, वो आज भी समाजवाद और वामपंथ की कस्में खाने के लिए मजबूर हैं अपनी अभिभूतता के कारण कि उनको शायद कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह कि सारे के सारे जिस स्कूल ऑफ थॉट से पढ़ के आए हैं वो व्यापार को डकैती मानते हैं और रिश्वत मांगने को धन बनाना मानते हैं। तो ये तो एक हमारी कमजोरी है। उस कमजोरी को
एक कैसे उसको टैकल किया जाएगा, नए विचारों से टैकल किया जाएगा। भारत की आज भी जीडीपी 25 डिस्ट्रिक्ट आ रही है, 800 से डिस्ट्रिक्ट में 25 डिस्ट्रिक्ट से 1/3 इकोनॉमी भारत की जनरेट हो रही है। तो ये एक कारण है, उनमें कुछ विशिष्ट कारण हैं। हमारे यहाँ समाजवाद और वामपंथ ने जो बराबरी का जो एक सपना दिखाया है, वो बराबरी का सपना कभी होता नहीं है, क्योंकि किसी कक्षा में पहुँच जाइए, सभी लोग किसी परिवार में पहुंच जाइए, सभी लोग क्षमता के हिसाब से, सोच के हिसाब से, कार्यप्रणाली के हिसाब से बराबर होते नहीं हैं। तो एक जो आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्ट है कि बराबरी का, जो कि एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, उसको डाल करके हमारे देश को पीछे रखा गया है। आज भी भारत की ब्यूरोक्रेसी रूड़ा अटकाने में नंबर 1 है। कमर्शियल सेंटर जो एंटरप्राइज है, यानी कि अगर आप उदाहरण लें नोएडा का या कि गुड़गांव का, तो वो कैसे बसे हैं। गुड़गांव की जो फ्लाइट टू प्रॉस्पेरिटी शुरू हुई है, वो शुरू हुई है 1970 के अंत, आगे के हिस्से में मारुति फैक्ट्री के की स्थापना के बाद में। और फिर जिस तरह से एक म्यूनसिपैलिटी ने एक मेगापोलिस का रूप ले लिया, वहाँ पे एक फ्लैट जो है वो 10,000 स्क्वायर फीट का 150-200 करोड़ में बिक रहा है। अगर उसको जयपुर से कंपेयर करें तो मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो 10 या 12 करोड़ का, यानी कि 10-15 गुना वेल्थ जनरेशन सारी समस्याओं के बाद में गुड़गांव में अधिक है। तो ये वहाँ की इंटरप्रेन्योरल शक्ति है। वहाँ पे बारिश में करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ अगर 1-1 मीटर पानी में डूब जाती हैं, तो वो वहाँ की जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं या कि सरकारी बाबू हैं, सरकारी इंजीनियर हैं, उनके निकम्मेपन को जो है वो प्रदर्शित करती हैं। और हमारे सभी देश में, चाहे बम्बई फाइनेंशियल कैपिटल हो, बारिश में डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? उसके कारण हमारे सामने है कि हमारा जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं, उन लोगों में कोई कमजोरी तो है। कैसी कमजोरी है? नहीं है उसको, यानी कि भारत अब एक 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 चौराहे पे, एक तिराहे पे खड़ा है या कि दोराहे पे खड़ा है, जहाँ वो लंबी छलांग मारने के लिए बहुत सारे कारणों के कारण तत्पर है। ये उसके साथ में है, यानी डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है। हम 80 कंट्री से अधिक इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कंट्री जो है वो रुपये में हमारे साथ में ट्रेड कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट जो है वो भारत का बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के को संभावनाएं हैं अगले 5 या 6 साल में। ये सारे के सारे जितने भी असेसमेंट है, अनुमान है, ये जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है ईरान और दूसरे लोगों के बीच में, उससे पहले के हैं। यानी कि इस युद्ध के बाद में, इस आपदा में एक स्वतः ही, क्योंकि भारत की उसमें कोई प्लानिंग नहीं है, भारत का उसके अंदर कोई रोल नहीं है, जो उस क्षेत्र की अंतर्निहित जो डिकोटोमी है, जो कि समस्याएं हैं, उनके कारण ही जो कि दुबई है वो आज किस चौराहे पे खड़ा है, किस दोराहे पे खड़ा है कि एक आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जहाँ पे 80,000 से अधिक करोड़पति और अरबपति रहते हैं, वो शहर ईरान ने बम मार मार के उसको विशेष कर दिया है, उसको ध्वस्त कर दिया है, और वो रोज इसी तरह की धमकियां दे रहा है। यानी कि ये परिस्थितियां एक नया आयाम भारत के सामने रख रही हैं कि डेटा सेंटर पे अटैक हो रहे हैं, और भारत का डिजिटल पेमेंट और जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम है, उसके कारण, और जितने भी जो है वो डिफेंस के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हो रहा है। अब आप ये देखिए कि चीन के अंदर, चीन की भारत के कंपैरिजन में जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी एसोसिएटेड कॉस्ट है, वो 20% अधिक है, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो उतना एफिशिएंट नहीं है जितने कि चीनियों ने बना लिए हैं। तो वो सारी बीमारियां इस देश में निहित हैं। वो बीमारियां मुख्य रूप से समाजवादी, साम्यवादी जो अनुराग हैं उनके कारण आती हैं, जो कि हमारे नेताओं को मजबूर करती हैं कि जो सही रास्ता है देश के अंदर अधिक औद्योगिक उत्पादन करने का, हमारे जो है वो लोगों को अधिक होने, यानी कि 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर रहे हैं। और मुझे कभी कभी मौका मिलता रहा है कि नए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से विभिन्न संस्थानों में मिलने का, कभी कुछ उनसे बातचीत करने का।
तो ये निश्चय बात है कि ये एक विचित्र बात है कि उसमें 20% ही किसी उसके लायक है, बाकी सिर्फ डिग्री लेने आए हैं। ये एक विचित्रता हमारी शिक्षा प्रणाली की है, उसको ठीक करना जाएगा। लेकिन इन सब की ये तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये जो नई अपॉर्चुनिटी आई है उसके कारण शायद भारत अब इस दौराहे पे खड़ा है कि वो $10 ट्रिलियन की जीडीपी के स्थान पे अधिक छलांग लगाने की परिस्थिति में है। लेकिन क्या हम सारे पुराने बोधे नियमों को धता बता करके कोई एक टैक्स फ्री जोन हम शहर या कि क्षेत्र भारत में स्थापित कर सकते हैं, जो कि दुबई का कई तरह से जो है वो डुप्लीकेशन हो, यानी कि वहाँ के लोगों को जिस तरह की है। गिफ्ट सिटी एक इसके अंदर बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि वहाँ पे कई तरह की सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और हमारे जो शीर्ष के नेता हैं उनकी समझ, यानी कि गिफ्ट सिटी है उसका डुप्लीकेशन क्यों नहीं हो रहा है। गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है वो तो बन गई है, अब खड़ी हो रही है लगातार, 2008 से प्रोजेक्ट है, आज एक रूप ले चुका है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन किसी दूसरे प्रदेश में ये उसको डुप्लीकेशन क्यों नहीं किया गया है। ये एक जो हमारी जो बिल्कुल ही भौंटी और नुकसान देने वाली समाजवादी और वामपंथी विचारधारा है, जिसमें जो है वो नेताओं का तो रोल है ही, क्योंकि वो अभिभूत हैं, वो आज भी मान रहे हैं बिना किसी प्रमाण के कि समाजवाद और साम्यवाद से दुनिया में खुशहाली आएगी। दुनिया में कहीं भी नहीं आई है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पत्रकार भी उससे हैं, तो रोज़ जो बहुत सारे जो राजनीतिक नेता हैं जिनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो मानते हैं कि अखबारों में जो लिखा जा रहा है वो ही सही है, तो उनको भी एक गलत रास्ते पे मोड़ा जा रहा है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो कि भारत की आने वाली स्थिति में $10 ट्रिलियन प्लस यानी कि उससे अधिक पहुंच सकती है, क्योंकि जो खाड़ी में युद्ध चल रहे हैं उसके कारण भारत के बिना किसी उसके कंट्रीब्यूशन के एक नई परिस्थिति खड़ी हुई है। क्या हम उसका लाभ करके, क्योंकि डेटा सेंटर वगैरह उस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो अब भारत में आना चाहेंगी और भारत में उस तरह की कैपेबिलिटी भी है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।